नमस्कार, सुबह के 8 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और जी हाँ, चित्रा के साथ मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में आपको ले चलेंगे खबरों के हर उस सफर पर जो रखता है आपसे सरोकार। तो शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी आज 63 साल के हो गए। मोदी का यह जन्मदिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि ठीक 4 दिन पहले मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 63वें जन्मदिन को लेकर यूपी बीजेपी में काफी उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले से ही नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता इस मौके पर 63 किलो लड्डू और 63 पटाखा बम लेकर पहुंचे। मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद के मणिनगर में पूरा इलाका पोस्टरों से पट गया। मोदी के इन पोस्टरों में अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल भी किया गया है। एक दिन पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने में जुट गए थे। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की तरफ से नमो गीत का तोहफा दिया गया। मुंबई बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए ये तोहफा तैयार किया था। हालांकि जिस महिला ने इस गीत को बनाया है वो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखती। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उनके मुरीद अलग अलग तरीकों से मना रहे हैं। अहमदाबाद के खड़िया इलाके में गणेश आरती के दौरान मोदी के मुखौटे लगाकर पूजा अर्चना की गई। समर्थकों ने मोदी के लिए दुआ मांगी। आज गुजरात में 1 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करना शुरू कर देंगे। गुजरात के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महबूब अली ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से मोदी का सम्मान किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली बीजेपी आज सुबह एक हवन कराएगी। वहीं गांधीनगर के टाउन हॉल में मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन समारोह में साधु संत भी मौजूद रहेंगे। आसाराम की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर तक टल गई है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आसाराम की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। इस बीच आसाराम की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील जेठमलानी ने पीड़ित लड़की को बालिग बताया है। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं और बहकावे में आकर उसने आसाराम पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आसाराम को जमानत देने के पक्ष में राम जेठमलानी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब हाईकोर्ट में जेठमलानी के सवालों पर सरकारी वकील और पीड़ित लड़की के वकील 18 सितंबर को अपनी बात रखेंगे। इसके बाद ही जज निर्मलजीत कौर ये फैसला देंगी कि आसाराम को बेल मिले या फिर नहीं। आसाराम की जमानत अर्जी की पैरवी के लिए वकील राम जेठमलानी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रवानगी से पहले उन्होंने आसाराम को बेगुनाह बताया और मीडिया को ही हड़काने लगे। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। इसके पहले जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की की यौन शोषण के आरोपी आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। यानी 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट में आसाराम कभी झल्ला उठे तो कभी गिड़गिड़ाने लगे। जज से उन्होंने कहा कि जेल में नींद नहीं आती है और दिमाग की नस दर्द देती है। जब से वो जेल नहीं भेजने की गुहार लगाते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। उधर आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में अभी वक्त लग सकता है। जोधपुर कोर्ट में पुलिस ने अर्जी देकर चार्जशीट फाइल करने के लिए और मोहलत मांगी है। जोधपुर पुलिस ने कहा है कि केस के फरार आरोपी शिल्पी से पूछताछ नहीं हुई है, इसीलिए चार्जशीट फाइल करने में वक्त लगेगा। एमपी के मंदसौर में आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया गया। इस नोटिस में कहा गया कि आसाराम सीतामऊ के दम्माखेड़ी गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसीलदार और पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को कहा है। आसाराम को राहत नहीं मिली तो उनके सेवादार और केस के दूसरे आरोपी शिवा का भी यही हाल रहा। जोधपुर कोर्ट ने शिवा की भी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। शिवा को भी आसाराम की तरह 30 सितंबर तक जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के समर्थकों और साधकों ने गुंडाई दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज करने से रोका। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जब छिंदवाड़ा आश्रम की कवरेज के लिए गए तो साधकों ने उन्हें रोक दिया और कैमरा भी बंद करवा दिया। आसाराम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इंदौर में उनके आश्रम को लेकर जिला प्रशासन ने 3 नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिला प्रशासन के मुताबिक यहां नियमों के खिलाफ आश्रम का निर्माण किया गया है।
मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाकों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती मुजफ्फरनगर जाने की तैयारी में हैं। आज उमा दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाएंगी और मलिकपुर गांव का दौरा भी करेंगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर हिंसा के करीब 3 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। इन सभी ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इशारों में राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जान माल की रक्षा करना उनका फर्ज है। मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां वो कई महिलाओं से मिली और उनकी पीड़ा से रूबरू हुई। अपनी कहानी बयां करते करते कई महिलाएं उनके सामने रो पड़ी। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिंसा पीड़ितों का हालचाल जाना। बैरिकेडिंग के करीब जाकर उन्होंने लोगों का दर्द सुना और उन्हें सांत्वना दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के ताबली गांव भी पहुंचे। सुरक्षा घेरा तोड़कर यहां उन्होंने हिंसा के चलते प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सोनिया राहुल ने राहत कैंप का भी दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर पीएम ने इशारों में यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए तो समाजवादी पार्टी चिढ़ गई। पार्टी प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने कहा कि सोनिया राहुल के इशारे पर पीएम ने ऐसा बयान दिया। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने भी पीएम सोनिया के मुजफ्फरनगर दौरे पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पीएम सोनिया के दौरे को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पीएम सोनिया के मुजफ्फरनगर दौरे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सब कुछ लुटपिट गया तो फिर दौरे का फायदा क्या। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर केंद्र ने हस्तक्षेप किया होता तो मुजफ्फरनगर इस कदर नहीं जलता। वहीं जेडीयू ने प्रधानमंत्री के मुजफ्फरनगर दौरे का बचाव किया है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि जख्म पर मरहम लगाने के लिए पीएम को वहां जाना ही चाहिए था। जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने भी प्रधानमंत्री के मुजफ्फरनगर दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम की इस मिजाज पुरसी को संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। छत्तीसगढ़ में मोदी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने आडवाणी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी की कार्यशैली पर चिट्ठी के जरिए निशाना साधने वाले आडवाणी को अचानक क्या हो गया जो सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को सेक्युलर टूरिज्म बताने वाले बीजेपी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क उठे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाशों पर राजनीति करने वाले ही ऐसी बातें करते हैं। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर यूपी यूथ कांग्रेस ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सूबे की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्य विपक्षी दल बीएसपी समेत बीजेपी, आरएलडी ने भी कोहराम मचाया। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान फंस गए लोगों को पूरी राहत पहुंचाई गई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब की। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मौके पर 78 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा में 13 सितंबर तक 44 लोगों की मौत हुई, वहीं 97 लोग घायल हुए। केंद्र ने यह भी बताया कि 2462 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 26,909 और शामली में 14,900 लोग विस्थापित हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर से लोगों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हजारों लोग आकर रुके हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का हाल जानने के लिए शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।
मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापेमारी की। हालांकि विधायक जी हाथ नहीं आए। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज है। गृह मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने 12 राज्यों के 45 शहरों को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक शामिल हैं। इनके बड़े शहरों में हिंसा हो सकती है। दिल्ली में धार्मिक स्थल ढहाए जाने के विरोध में यूपी के रायबरेली में गूंज हुई। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय क्षेत्र में 1000 लोगों ने रोड शो करके जुलूस निकाला। छत्तीसगढ़ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आडवाणी का ये रुख इस मायने में खास है क्योंकि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आडवाणी खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल आडवाणी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की एक बिजली परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। रायपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने महिला सम्मेलन के बहाने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी महिला मोर्चा ने रमन सरकार की हैट्रिक बनाने का भी संकल्प लिया। आडवाणी के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर एक बार फिर से नीतीश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से कांग्रेस को फायदा होगा और विपक्ष की लड़ाई कमजोर होगी। बीजेपी ने मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग है, लेकिन पार्टी नेता मानते हैं कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है। नरोदा पाटिया दंगे की दोषी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को अभी भी गुजरात सरकार बचाने में लगी है। माया को 28 साल की जेल हुई है और एसआईटी ने फांसी की सजा देने की अर्जी ऊपरी अदालत में लगाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए इजाजत नहीं दे रही। कृषि मंत्री शरद पवार आगे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नागपुर में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 46 साल संसदीय पॉलिटिक्स की। जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। आईसा ने चारों सीटों पर कब्जा करके जीत का परचम लहराया है। अध्यक्ष पद पर अकबर चौधरी ने जीत हासिल की है। जीत के बाद जेएनयू परिसर में जश्न मनाया गया। युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए पाक सैनिकों ने पुंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। कई घंटे तक की गई गोलाबारी में पाक सेना ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। मुंबई में सलमान खान की दबंगई देखने को मिली है। यहां सलमान खान उनकी वीडियो क्लिप बना रहे अपने फैन पर ही भड़क गए और उसका फोन छीनकर फेंक दिया। सलमान के गुस्से की ये तस्वीरें लीलावती अस्पताल के सामने की हैं। यहाँ सलमान खान अभिनेता दिलीप कुमार का हाल जानने आए थे। सलमान जब अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे तो एक शख्स करीब जाकर उनकी मोबाइल से क्लिप लेने लगा। इसी पर सलमान खान भड़क गए। इसी बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबियत में सुधार की खबर है। बुखार और बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रविवार रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सारा बानो ने कहा कि दिलीप साहब अब ठीक हैं। चारा घोटाला मामले में रांची की अदालत में लालू यादव की ओर से की जा रही बहस पूरी नहीं हो सकी। फ्लाइट की देरी से लालू यादव के वकील रांची नहीं पहुंच पाए। अब आज इस मामले पर बहस होगी, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट में जवाब देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका खारिज होने की संभावना से वापस ले ली गई है। याचिका दाखिल करने वाले की ओर से कहा गया है कि शिवराज सरकार ने सूबे में शेट्टी कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी, लेकिन वो सरकार अपने वायदे से मुकर गई। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई। सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए उन्हें पेशी से छूट मिली। अब बाबा राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जा सकती है। दिल्ली सरकार जजों को लैपटॉप और आईपैड खरीदने के लिए 1,10,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट को इंडिया गेट के पास से हटाकर डीडीयू मार्ग में शिफ्ट करने का निर्णय भी किया गया।
धनबाद के जोगता इलाके में 9 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है। जबलपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर तांत्रिक के जरिए बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि भूत भगाने की बात कहकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया और उसमें उसके पति समेत ससुराल वालों ने साथ दिया। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। भोपाल में जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप अशोक लेलैंड कंपनी के वाइस चेयरमैन अशोक कन पर लगा है। भोपाल के गांधीनगर पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली में फिर एक दरिंदगी का मामला सामने आया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के नारायण पार्क में 4 साल की बच्ची से रेप किया गया। आरोपी टॉफी देने के बहाने बच्ची को पार्क में ले गया, जहां उसने बच्ची को हवस का शिकार बनाया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि रेप का आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। सेक्रेटरी थाने में एक मंचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों और जातिगत राजनीति करने वालों के बोल पार्टियों के लिए कड़वे होते जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47, 2 विदेशी पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस ने एक और कदम उठाया है। पुलिस ने अब नक्सलियों की गैर कानूनी संपत्ति का ब्यौरा लेकर उन्हें जब्त करने की कोशिश शुरू कर दी। पटना से सटे बिहटा में सड़क हादसे में एक 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जब पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। घटना से नाराज लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। जिस ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मारी थी, लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की। झारखंड के धनबाद में जमकर बवाल हुआ। यहां झरिया इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक ASI के जख्मी होने की खबर। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF और TT के बीच टिकटों को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। टिकटों की अवैध वसूली को लेकर RPF के कुछ जवान TT से बहस करने लगे, जिसके बाद सभी TT भी एकजुट हो गए। इसके बाद स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कार लोगों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो गई। दरअसल यहां गणपति विसर्जन के दौरान कार ने 2 लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। हादसे पर गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज की कम आपूर्ति के कारण त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। नासिक मंडी में प्याज 5700 रुपए प्रति कुंतल बिक रहा है, यानी आपको आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपए किलो खरीदना पड़ सकता है। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने के लिए जमीन देने वाले किसानों ने कारखाने का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले उन्हें कारखाने में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया। NRI अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 अनमोल के दोस्त हैं, जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के अलवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने पथराव शुरू कर दिया। भिवाड़ी इलाके में जोड़िया मेवान गांव में हुए इस हमले में IPS पारिश देशमुख समेत 9 पुलिस वाले जख्मी हो गए। पथराव बढ़ता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने 16 डंपर, 2 ट्रैक्टर और एक स्विफ्ट कार जब्त की है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इंजीनियर के घर काम करने वाली लड़की की लाश मिली। इंजीनियर के घर वालों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गीतांजलि के बच्चों की कस्टडी हासिल करने की लड़ाई में गीतांजलि के मां बाप को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को 2 घंटे के लिए बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी है। गीतांजलि के मर्डर के बाद से बच्चों को अपने नाना नानी से मिलने नहीं दिया जा रहा था।
बिहार के गया में पुलिस और सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हुए हैं। बाहरी दिल्ली में मेट्रो की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर बुरी तरह मिट्टी धंसने की वजह से जख्मी हुए हैं। घायल मजदूरों को निकालकर रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बादली में मेट्रो के निर्माणाधीन पिलर के लिए मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। ये तस्वीर बस्ती के एसपी ऑफिस के बाहर की है जहां एक महिला बेसुध हालत में पड़ी है। इस महिला का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। यूपी के देवरिया में अपनी बेटी को दबंगों से बचाने की गुहार लेकर पहुंची महिला को पुलिस ने जलील करके भगा दिया। महिला ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में सिर रख दिया, फिर भी महिला को एसपी से मिलने नहीं दिया गया। महिला की बेटी को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा था। मथुरा में आयरन और आयोडीन की गोली खाने से 1 दर्जन के करीब बच्चे बीमार हो गए। गोवर्धन इलाके के प्राइमरी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को आयरन और आयोडीन की गोलियां खाने को दी थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सिटी में पेयजल की समस्या बढ़ सकती है। शिवनाथ नदी पर बनी बांध का तटबंध टूट जाने से जलावर्धन परियोजना पर असर पड़ने की संभावना है। अगले महीने मरम्मत होने तक नगर निगम पानी खरीदने पर विचार कर रहा है। गुड़गांव में एक नौकर ने अपनी मालकिन से कहासुनी के बाद उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और खुद भी तीसरी मंजिल से कूद गया। गुड़गांव में रुचि भुट्टन मौत मामले में आरोपी पति सुमित भट्टन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में सुमित को बरी किया गया। हालांकि रुचि की डायरी से कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे थे। फैसले के बाद रुचि के घर वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हो रही ये पूजा भगवान को मनाने के लिए नहीं है। भजन करने वाले ये बेरोजगार नौजवान हैं जिनके पास फिजिकल टीचर के लिए डिग्री मौजूद है लेकिन नौकरी नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में शिव सैनिकों की एक नगर सेविका के समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की शीतल नाम की नगर सेविका ने समीर धारवे की खूब धुनाई की। लड़की की इतनी धुनाई की गई कि वो अस्पताल में भर्ती हुआ है और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। असम के सोनितपुर में बंगाल टाइगर की खाल और अंगों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों काजीरंगा नेशनल पार्क इलाके से पकड़े गए।